वेलकम टू स्टडी हब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो मैं आज चैप्टर सेकंड का जो कि डीएवी क्लास 8 एसएसटी के लिए है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको फुल्ली एक्सप्लेन्ड वे में मिलने वाले हैं। तो वेलकम टू बैच एक्स ऑफ स्टडी हब लेट्स क्रैक इट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसका पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इरोजन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। किस टाइप की इरोजन से डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये बहुत लंबा टाइम लगता है डेजर्ट का फॉर्मेशन होने में। तो किस टाइप की इरोजन से डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, उसका आंसर होगा सॉइल इरोजन। सॉइल का जो ऊपर का लेयर हटते जाएगा अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो वहाँ पर डेजर्ट बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि आपने एक सीरियल क्रॉप लगाया, ओके, आपने एक सीजनल कोई भी क्रॉप लगाया और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा क्रॉप लगाएंगे जो कि लेगोमिनस प्लांट हो। लेगोमिनस प्लांट बोलने का मतलब कि वो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल में फिर से भर देगा। ओके, क्रॉप रोटेशन में ऐसा ही होता है, पहले एक दो सीजनल क्रॉप लगाया जाता है, उसके बाद सीजनल क्रॉप बोल सकते हैं, सीरियल क्रॉप बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा क्रॉप लगाते हैं जिससे जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए, उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाए, नाइट्रोजन जो है वो उसके अंदर चला जाए। तो ये हम लोग का होता है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के फेवर में कौन सा इसमें से नहीं है। ओके, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आया होगा जो कि आपने चैप्टर में पढ़ लिया है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में क्या होता है कि डैम्स बनाया जाता है, एक डैम बनाया जाएगा या फिर बहुत सारे डैम्स बनाए जाएंगे लाइन से, और उससे जो पानी है वो डैम से जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उस डैम के पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो डैम में पानी स्टोर होता है वो हम लोग इरिगेशन के लिए या फिर नेविगेशन के लिए बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो इसमें बताना है कौन सी इसके फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। इससे क्या होता है डिजर्टिफिकेशन मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, खाली करवाया जाता है जगह, ठीक है, डैम बनाने के लिए। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज इसेंशियल फॉर। लेक्स और पॉन्ड्स जो होता है उसका मेंटेनेंस, उसको फिर से रिपेयर करना क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि इससे वाटर टेबल बढ़ जाए। ओके, बी नंबर आपका करेक्ट होगा, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। ओके, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान। राजस्थान में जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है, तो इसका क्या रीज़न है कि क्या होता है कि वहाँ पर दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो आपका ये सी नंबर सही होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर में डिवाइडेड है। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। 33% होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नोन एज एफॉरेस्टेशन। बहुत आसान क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। रेनफॉल इसका मेन सोर्स है, और कुछ आप लिखेंगे तो गलत होगा। रेनफॉल। अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट आप लोग लिख सकते हैं, या फिर वाटरी प्लैनेट जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, वाटरी प्लैनेट, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी नंबर क्वेश्चन, राइट अ टेक्निकल टर्म। इसमें क्या करना है कि आपके ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है। ओके, इसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है जो कि इसके लिए सही हो, जो कि इसको पूरी तरह से डिफाइन करे। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में रखते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का कुछ पार्ट्स है
उसको हम लोग ज़मीन के नीचे दबा के रखते हैं थोड़े टाइम तक, लंबे टाइम तक। ओके, तो उससे क्या होता है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका आंसर होगा, ह्यूमस बनता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से। उसके बाद है द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज़ फॉर्म। सॉइल जो बनता है एक रॉक होता है। रॉक जो होता है वो टूटता है एक जगह से। एक रॉक है वो कहीं कहीं से टूटता है, तो उसका जो भी पार्टिकल्स होता है वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल सब नीचे गिरा उसको हम लोग अब सॉइल बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ये एक रॉक है और इससे कुछ पार्टिकल्स नीचे गिर गए हैं यहाँ पर, तो अब ये जो पार्टिकल है ये वाले, अब ये सॉइल बन जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉइल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा रॉक है, उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं जिससे सॉइल फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। ओके, पेरेंट रॉक ये नहीं है किसी स्पेशल टाइप के रॉक का नाम है। जिस रॉक से, वैसे तो सारे रॉक्स जो है वो पेरेंट रॉक है, क्योंकि उन सारे से ही सॉइल बनता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। बहुत लंबे टाइम तक जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं। बहुत लंबे टाइम तक जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, तो टूटने से क्या बनता है, सॉइल बनता है। ओके, ये आपका आंसर होगा। अ प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेस एट अ सेम टाइम। ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत सारे कामों के लिए हो। ओके, ऐसा एक प्रोजेक्ट जो बहुत सारे कामों को करे उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डैम्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ओके, यहाँ पर डैम्स के बारे में नहीं बोला गया, इसीलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय द नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉइल का अपर लेयर होता है, अपर लेयर बोलने का मतलब सबसे जो फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का, वो हटते जाता है ह्यूमन के वजह से, उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, मिट्टी का कटाव। ओके, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वाई इज सॉइल कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सॉइल को हम लोग इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों बोलते हैं, इसी के लिए आपको 3 रीजन्स बताने हैं। तो सॉइल को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों बोलते हैं, पहला रीज़न आपका हो जाएगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होता है। ओके, सॉइल का फर्टिलिटी ज़्यादा होगा तो वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेगा, अच्छा एग्रीकल्चर होगा उस जगह पर। ओके, उसके बाद पहला हो गया। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। ओके, एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं, उनका जो भी फूड होता है वो उनको सॉइल से ही मिलता होगा। उसके बाद प्लांट्स टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन सॉइल से लेते हैं, हवा से न्यूट्रिशन वो लोग कभी नहीं लेते हैं। हवा से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, प्लांट जो है वो सॉइल से हमेशा न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सॉइल जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंसेक्ट्स को, जैसे कि चींटी हो गई, ये सब टाइप में, और एनिमल्स को भी। ओके, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। ऊपर का जो लेयर होता है फर्टाइल लेयर सॉइल का, वो जब हटता है, एक वहाँ से जब हट जाता है तो उसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन किस किस कारण से होता है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। वाटर विच इज़ फ्लोइंग, इसके जगह पर आप लोग लिख सकते हैं रनिंग वाटर। ओके, इसके जगह पर आप लोग लिख सकते हैं रनिंग वाटर। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, यानी जो गाय बैल ज़्यादा घास फूस खाती है, मतलब कि ज़्यादा ग्रेज करते हैं अगर वो लोग, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो भी घास फूस होगा वो सब खा लेंगी, जिसके वजह से वहाँ का जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगा, सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, उसके बाद है माइनिंग। ये आप लोग लिख सकते हैं। माइनिंग बोलने का मतलब खुदाई जो होता है वो हो गया आपका आंसर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, सबसे पहले आंसर को पढ़ लेते हैं। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ रेन वाटर इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिकल साइकिल। उसके बाद ये नहीं लिखना है आपको, ओके, ये आपको नहीं लिखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका दरअसल वाटर साइकिल ही है, ओके। आपको वाटर साइकिल का ही डिफिनीशन लिख देना है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये हम लोग के बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, हम लोग को पता है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे बहुत तरह तरह के स्फीयर्स होते हैं। तो उन सारे स्फीयर्स से जब गुजरता है पानी, क्या, रेन वाटर, जब रेन वाटर जो है, एक रेन वाटर है, मतलब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, ये भी आपको बनाने, आपको ये बुक में मिल जाएगा, यहाँ से समझाता हूँ। देखिए ये जो रेन वाटर है, ये जो रेन वाटर है, ये आपका नदी में जा रहा है, नदी से ओशन में जा रहा है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये क्लाउड बन रहा है। तो ये एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, रेन वाटर जो है वो नीचे आ रहा है, वहीं रेन वाटर नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, अलग स्फीयर में चला जा रहा है। ऊपर वाला अलग स्फीयर है, पानी का अलग स्फीयर है, ओके, अलग अलग स्फीयर्स में जा रहा है। और किस किस फॉर्म में जा रहा है, सबसे पहले तो इवापोरेशन के फॉर्म में जा रहा है, उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश हो रहा है। तीनों के फॉर्म में जा रहा है और सारे स्फीयर्स में जा रहा है रेन वाटर, उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये आप डायग्राम बना देंगे, आपको ये मिल जाएगा बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड। रिवर वाटर पॉल्यूट क्यों हो रहा है, तो रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू, इसके वजह से अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं उसको रिवर में ऐसे ही डाल दिया जाता है। ऐसे ही डालने का मतलब कि उनको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है, जो भी वेस्ट है वो डायरेक्ट रिवर में गिरा दिया जाता है, नदी में गिरा दिया जाता है। और उसके साथ साथ अर्बन वेस्ट जो होते हैं, शहर में जो भी कूड़ा कचरा होता है, उसको भी बहुत बार ऐसा किया जाता है कि रिवर में डाल दिया जाता है, ओके। तो उसके वजह से होता है ये सब, रिवर वाटर पॉल्यूट होता है। उसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स। लार्ज डैम्स बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है, वो आपको लिखना है। सबसे पहला, एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट होता है, उसके बड़े बड़े डैम्स बनते हैं तो उसके पानी को रोका जाता है, स्टोर किया जाता है, तो इससे एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होता है। उसके बाद रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, ओके, मिट्टी का कटाव होता है। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर, जो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट होते हैं वो सब पानी के नीचे दब जाते हैं, ओके। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डैम्स की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर, अब ई नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। 5 फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। सॉइल बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, तो वहीं आपको 5 तरीके बताने हैं। तो सबसे पहला है वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का जो वेदरिंग होता है, आपको ये लिख देना है पूरा, मैं बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। जो पेरेंट रॉक होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक जो पेरेंट रॉक है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो नीचे गिर रहे हैं यही आपके सॉइल है, ओके। इस पेरेंट रॉक से आपका क्या बना, सॉइल बना। तो ये आप पहला में लिख सकते हैं। उसके बाद है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेटिक कंडीशन इफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। अब यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि आप लोग की बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग और ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप लोग और ऐड कर सकते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में, जो कि आपके बुक में ही दिया हुआ है, ओके। टेम्परेचर और रेनफॉल इसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि राजस्थान में होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सुबह के टाइम पे और बहुत कम हो जाता है रात के टाइम पे, तो वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होता है। तो उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन वाले में। उसके बाद है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ नीडेड। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल के फॉर्मेशन में, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद टोपोग्राफिक वेरिएशन अफेक्ट द थिकनेस ऑफ सॉइल, ओके।
टोपोग्राफिक वेरिएशन यानी कि कहीं पे माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स पे क्या होता है कि स्लोप ज़्यादा होता है, और कहीं पे प्लेन्स होते हैं तो वहाँ पे स्लोप्स कम होते हैं। तो माउंटेन्स पे पतला सॉइल मिलता है और प्लेन्स में मोटा सॉइल मिलता है। तो ये भी इसका एक फैक्टर हो गया जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ओके, अब 5th नंबर में है द वेजिटेशन कवरेज इंक्रीज द फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वेजिटेशन कवरेज जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसके साथ साथ उसके फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है। अब ये कैसे, जैसे कि आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये आपका एक रॉक है और यहाँ पर एक आपका प्लांट कोई भी ग्रो कर गया, यहाँ पर आपका एक प्लांट ग्रो कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा होगा तो कुछ असर नहीं होगा ये रॉक पर, लेकिन जब ये रूट अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे तो ये जो रॉक है इसको तोड़ देंगे, और जब ये तोड़ेंगे रॉक को तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बुक में आपका दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख देंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। 2nd नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न किसको बोला जाता है? ओके, आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए। लैंड यूज़ पैटर्न में बताता हूँ किसको बोला जाता है। देखिए, जो भी काम हम लोग लैंड के ऊपर करते हैं, यानी कि जो भी ज़मीन है उसके ऊपर हम लोग जो भी काम करते हैं तो वो लैंड यूज़ पैटर्न में आता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो लैंड यूज़ पैटर्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। ओके, ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि जो वो लैंड है हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए वो लैंड यूज़ पैटर्न में आएगा। बिल्डिंग हाउसेस, तो हम लोग घर बनाते हैं तो वो हम लोग ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, यानी कि हम लोग ज़मीन को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये लैंड यूज़ पैटर्न में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ तक। ये होता है आपका लैंड यूज़ पैटर्न। उसके बाद है आपका वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न को पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी लैंड यूज़ पैटर्न बिकॉज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद करता है। जैसे कि सोचिए कि जो भी लैंड होता है वो तो हम लोग के पास इनफाइनाइट नहीं है, जो भी लैंड हम लोग के पास वो एक सीमित मात्रा में है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अभी इतना ज़मीन है, या फिर मान लीजिए ये गवर्नमेंट का है। ओके, गवर्नमेंट के पास इतना ज़मीन है और यहाँ पर उसको स्कूल बनाना है, यहाँ पर उसको हॉस्पिटल बनाना है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है ये पहले से प्लान करके रखेगी कि स्कूल इतने जगह में बनेगा, इसके लिए कितना हम लोग पैसा लगाने वाले हैं। ये सारा जो भी होता है प्लान करना, ये सब लैंड यूज़ पैटर्न में ही आता है। ओके, ये इकोनॉमिक प्लानिंग है जो कि कोई भी कंट्री करती है। क्या होता है, इससे डेवलपमेंट में मदद होता है। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग करने में मदद करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट अलाउ अस टू मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी रिसोर्सेज हम लोग के पास है हम लोग उसके अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं अगर हम लोग के पास पहले से एक प्लान होता है, लैंड यूज़ पैटर्न हम लोगों ने समझा हुआ होता है तब। ओके, इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, पिछले वाला ही। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बना दिए, ये गवर्नमेंट का ये ज़मीन है, लैंड है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग के पास कुछ रिसोर्सेज है हम लोग के पास जो कि हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचिए कि अगर आपके पास एक प्लान नहीं होगा, आपने लैंड यूज़ पैटर्न को नहीं समझा होगा, तो आप स्कूल में कुछ भी सामान लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो रिसोर्स है वो अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास एक प्लान होगा, आपने लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा हुआ है, तो आप उस रिसोर्स को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं लैंड पर। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप लोग आंसर लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। लैंड आप लोग कहीं कहीं पर देखते हैं कि लैंड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, मतलब कि लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। और कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो खाली है, ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला फैक्टर जो है वो आपको मिल जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये कैसे है, समझिए इसको। दरअसल होता क्या है कि अगर कहीं पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है वहाँ पे, अच्छा, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देंगे आपको, या फिर देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ भी नहीं है, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। जहाँ पर जो टेम्परेचर वो एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लैंड यूज़ पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम होता है तो कम अमाउंट में लैंड यूज़ होता है, लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट होता है, जैसे कि प्लेन एरियाज़ में है, तो ज़्यादा अमाउंट में लैंड को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है सॉइल। सॉइल कैसे होगा, समझिए इसको, कि सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो अच्छा सॉइल जहाँ पर होगा, जहाँ पर सबसे फर्टाइल सॉइल होगा या फिर जो अच्छा सॉइल होता है वो होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर होगा आपका। और अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वहाँ पर आप लोग लैंड का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो अगर सॉइल अच्छा होगा, अगर आपका ये सॉइल अच्छा होगा तो आपका एग्रीकल्चर ज़्यादा अमाउंट में होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो लैंड है उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका सॉइल हो गया। ऐसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होता है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो बहुत सारे स्कूल्स बनवाने पड़ेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवाने पड़ेंगे, मार्केट बनवाना पड़ेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लैंड का ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर 4th नंबर है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज अगर वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि हम लोग का झारखंड का एरिया है तो वहाँ पर मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, तो मिनरल रिसोर्सेज अगर वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब कि लैंड का हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज कर रहे हैं वहाँ पे, उस एरिया में। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। अब इसमें क्या है कि अगर किसी एरिया में टेक्नोलॉजी ज़्यादा अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई शहर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है सारे जगह पर, ओके, आपका बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का डिलीवरी आराम से हो जाता है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में लैंड का भी यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि शहरों में होता है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर अच्छा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसको देखिए। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड टू यूटिलाइज द वाटर फॉर मोर देन वन वर्क बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, और यहाँ पर आप लोग और लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और सीरीज ऑफ डैम्स। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और सीरीज ऑफ डैम्स, इस जगह पर जो जहाँ पर मैंने एरो टाइप का बनाया हुआ है, इस जगह पर, इसके आगे बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम और सीरीज ऑफ डैम्स। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग डैम्स बनाते हैं या फिर एक कतार में बहुत सारे डैम्स बनाते हैं। एक डैम बनाएंगे या फिर एक कतार में बहुत सारे डैम्स बनाएंगे। उससे क्या होता है कि हम लोग उस जो डैम है उसके वजह से जो वाटर है वहाँ का, उसका हम लोग बहुत सारे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अगर हम लोग एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं वाटर का डैम बनाने की वजह से, तो वो आपका मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में आएगा। जैसे कि अगर आप लोग वहाँ पे डैम बनाने की वजह से इरिगेशन कर रहे हैं, पहला, दूसरा नेविगेशन कर रहे हैं, तीसरा आप लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 3 काम आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि कर रहे हैं, यानी कि ये 3 काम आपका डैम्स की वजह से हो रहा है, तो ये आपका मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिख सकते हैं आप लोग हीराकुंड डैम, ये भी रिवर वैली का ही है।
उसके बाद है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट लिख सकते हैं या फिर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बोलने का मतलब कि क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, आपको ये बताना है रिवर वैली प्रोजेक्ट का, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट का क्या क्या फ़ायदे हैं आपको ये बताना है। पहला, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोकने में मदद करता है। ओके, और इसकी वजह से बाढ़ आता भी है बहुत जगहों पर, जब डैम का पानी खोला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है कहीं कहीं पर तो बाढ़ आ जाता है। ओके, लेकिन ये बाढ़ को कंट्रोल करने में, फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद नेविगेशन में मदद करता है। इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो डैम में जो पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है उसका यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए, खेती के लिए। एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, जो हम लोग पेड़ लगाते हैं तो जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, डैम्स का जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स से जब नीचे की तरफ पानी गिराया जाता है तो उस टाइम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ओके, डैम से जब नीचे पानी गिरता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम होता है, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो डैम्स की वजह से होता है ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। उसके बाद है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। होता क्या है कि दरअसल अगर बहुत सारे डैम्स यहाँ पे बन गए या फिर डैम्स अगर बन गया है यहाँ पर, तो क्या होगा कि वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज जो क्या करती है, वो डैम के जो पानी स्टोर किया हुआ रहता है उसको अपना जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर लेकर जाती है और उस पानी का यूज़ करती है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा होने लगते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो डैम्स के पानी का यूज़ करती है। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसको आप लोग चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे होता है कि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी अगर वहाँ पर आती है तो उससे सरकार का भी फ़ायदा होगा, इसीलिए इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट एनी 5 स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग को 5 स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो 5 स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल आर, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, प्रमोट एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाने को हम लोग को प्रमोट करना होगा। अगर हम लोग को सॉइल को बचाना है तो पेड़ लगाने को हम लोग प्रमोट करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा कि सभी लोग पेड़ लगाएं। और उसके साथ साथ डेफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटने को रोकना होगा। उसके बाद सेकंड है, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल शुड बी स्टॉप। जो एनिमल्स होते हैं अगर वो लोग ज़्यादा अमाउंट में ग्रेज करते हैं, यानी कि घास फूस ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, तो उसे हम लोग को स्टॉप करना होगा। क्यों होता है ऐसा, अगर किसी एरिया में बहुत सारे घास है और वहाँ पर अगर एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेज करने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उस एरिया के घास को खाने लगे, तो वहाँ का सारा घास नष्ट हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके वजह से जो वहाँ पे सॉइल है उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा, और सॉइल का फर्टिलिटी कम होगा तो इससे आपको क्या पता चला कि ये सॉइल को कंजर्व करने में मदद नहीं कर रहा है। ओवरग्रेजिंग जो है वो सॉइल को कंजर्व करने में मदद नहीं कर रहा है, इसलिए ओवरग्रेजिंग को भी हम लोग को स्टॉप करना होगा। उसके बाद है फ्लड को स्टॉप करना होगा। फ्लड को अवॉइड करना होगा कैसे, डैम्स बनाकर। हम लोग को डैम्स बनाना होगा जिससे क्या होगा कि फ्लड नहीं आएगा। फ्लड नहीं आएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओके, उसके बाद है साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मैंने पहले बताया था, 2 सीरियल क्रॉप्स होते हैं, उसके बाद हम लोग एक लेगोमिनस प्लांट लगाते हैं या फिर कोई दूसरा प्लांट लगाते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन होता है वो सॉइल में फिर से वापस आ जाता है। ओके, क्रॉप रोटेशन में तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो वापस आ जाएगा। ओके, उसके साथ साथ स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, आपका एक एक स्ट्रिप में क्रॉप को लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी खेत में कि जैसे कि आपका ये खेत है, मान लीजिए ये आपका खेत है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लगाया जाएगा क्रॉप, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद उसके पैरेलल में ही एक यहाँ पे क्रॉप लगाया जाएगा, उसके पैरेलल में यहाँ पे क्रॉप लगाया जाएगा। इस टाइप का जो आपने देखा होगा वो स्ट्रिप क्रॉपिंग में ही आता है। उसके बाद टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लॉगिंग।
इसमें क्या होता है कि जो हिल वाले एरियाज़ होते हैं उसके स्लोप पर ऐसा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सीढ़ी टाइप का मान लीजिए कि बना हुआ है, ये आपका हिल है, ओके, हिल है ये आपका, इस टाइप का आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉप को लगाया जाएगा, यहाँ पे क्रॉप को लगाया जाएगा, यहाँ पे क्रॉप को लगाया जाएगा, यहाँ भी लगाया जाएगा। तो ये जो सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, ये सारे जगह पर क्रॉप को ऐसे ऐसे लगाया जाएगा, सारे जगह पर। इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर प्लॉगिंग और टेरेस फार्मिंग। उसके बाद सजेस्ट एनी 5 मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर बचाने के लिए कौन कौन से 5 मेथड्स हैं? तो पहला मेथड क्या हो जाएगा आपका? पहला मेथड आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सच एज ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड। ओके, इसमें क्या है कि आप लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर किया जाए तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करें। होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉप है, ओके, यहाँ पर एक क्रॉप है आपका, ये आपका मान लीजिए क्रॉप है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मटका टाइप का होगा, यहाँ पर मटका टाइप का होगा, और यहाँ से बूंद बूंद करके पानी इसका जो भी रूट्स है, यानी कि ये वाला जो जगह है, यहीं पर गिरेगा बूंद बूंद करके, इससे पानी वेस्ट नहीं होगा। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक बोलते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी बोलते हैं। और स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। स्प्रिंकलर्स क्या होता है कि आपने देखा होगा झरना लगा हुआ होता है क्रॉप्स के बीच बीच में, तो वहीं है आपका स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पानी बचेगा। उसके बाद है डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी मेट बाय द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ को हम लोग जानते हैं कि पानी चाहिए होता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए उसको पानी चाहिए होता है, तो वो सब रिसाइकल्ड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पानी पहले यूज़ हो चुका है वो पानी वो लोग फिर से यूज़ करें, ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी बचेगा। उसके बाद रेन वाटर शुड बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स। रेन वाटर जो है उसको नाली में ऐसे ही बहने नहीं देना है। क्या करना है कि हम लोग डैम्स बना सकते हैं और डैम्स में ही जो रेन वाटर है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेक्स और पॉन्ड्स जो है उसको रिपेयर करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, वाटर टेबल इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा। वाटर टेबल बढ़ेगा यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेयर ऊपर जाएगा, ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। उसके बाद है सरफेस रन ऑफ कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हैविंग वेजिटेशन कवरेज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि सरफेस रन ऑफ जो है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ऐसे हिल टाइप का बना हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सारे जगह पर क्रॉप लगा देते हैं तो क्या होगा कि जो भी पानी यहाँ पर अगर गिरेगा तो वो सब क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर सोचिए कि अगर यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर आपने पानी गिरा दिया, यानी कि अगर रेनफॉल हुआ तो ये डायरेक्ट ऐसे नीचे चला जाएगा और जाके नाली में मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉप लगा दिया हम लोगों ने तो वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, रूट्स, ये प्लांट के रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिसके वजह से क्या होगा कि नीचे पानी जाएगा धरती के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना सब। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।